ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा पढ़ाई, यानी कि हमारे टॉप 20 का पार्ट 7 का आज पहला क्वेश्चन। ठीक है, कल हम लोग देख रहे थे ये वाला क्वेश्चन, सभी को याद होगा। कल हम ये क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे थे। राइट डिटेल्स नोट ऑन दी फॉलोइंग। 4 नोट्स थे, उन चारों पे नोट्स लिखना था। तो हमने कल 2 पढ़े थे, है ना। मैंने आपको पॉइजन एक्ट के बारे में बताया था, पॉइजन एक्ट जो कि 1919 में आया था। थोड़ा पहले रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे का पढ़ेंगे, है ना। पॉइजन एक्ट कल हमने पढ़ा था। ये पॉइजन एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि 1919 में आया था। भाई भाई वाला एक्ट है, ये सेम सेम वाला एक्ट है। ये मेनली आया था ताकि हमारे इंडिया में कोई भी गैर कानूनी तरह से सेल ना कर सके, मैन्युफैक्चरिंग ना कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना कर सके। किस चीज का? पॉइजनस सब्सटेंसेस का। ठीक है, इसके लिए जो है ये वाला एक्ट आया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े थे। इसके बाद हमने IAEC पढ़ा था। ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ थोड़ा सा। इसके बाद हमने पढ़ा था कल IAEC के बारे में। तो IAEC जो है, इस पे मैंने कल एक रील भी डाली थी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, अगर आपने देखा हो तो रिवीजन के लिए। IAEC होता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी। इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमेटी, यानी कि एनिमल्स के एथिक्स के लिए इंस्टीट्यूट्स में जो कमेटी बनाई जाती है उसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमेटी। बेसिकली ये कमेटी जो है हर एक इंस्टीट्यूट में बनाई जाती है। इंस्टीट्यूट्स का मतलब होता है आपके कॉलेज हो गए, रिसर्च लेबोरेटरीज हो गई, जहां पे भी आपका एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन का वर्क होता है। तो IAEC क्या करता है, इंस्टीट्यूट्स में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं उनको अप्रूवल देता है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं पहले IAEC उनको रिव्यू करता है। उसमें जो भी स्मॉल एनिमल्स यूज हो रहे होते हैं, उन एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए अप्रूवल जो है IAEC द्वारा दिया जाता है। इसके बाद मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद करने को बोला था कि ये याद रखना कि IAEC में कितने मेंबर्स होते हैं। तो IAEC में 8 मेंबर्स होते हैं, जिसका कंपोजिशन कल हमने पढ़ा था। ये 2 नोट्स हमने कल पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम बचे हुए 2 नोट्स पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ेंगे FSSAI और फिर हम पढ़ेंगे CDA। तो शुरू करते हैं हम FSSAI से। FSSAI क्या है? FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हमें जितने भी एक्ट पढ़ने हैं, हमें जितने भी गाइडलाइंस पढ़नी है, हमारे इंडिया की पढ़नी है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कहाँ के बनने वाले हैं? इंडिया के बनने वाले हैं। तो ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, ये भी इंडिया की है। ये इसका फुल फॉर्म याद रखना। इसको 2024 का जो पेपर है उसमें 1 मार्क फिलअप में पूछा गया है, नहीं 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। ठीक है, 1 मार्क ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन थे, उसमें इसको पूछा गया है कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आपने पढ़ा होगा MHFW बहुत सारी जगह। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी हमारा जो भारत का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। ठीक है, उसके अंदर आता है ये आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये सरकार के एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है। ये जो FSSAI है, इसको बनाया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत, जो कि आया था 2006 में। याद रखना, FSS एक्ट ये अलग है, FSS अलग है। FSS एक एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, जो आया था 2006 में। जब ये एक्ट आया तो उसके अंदर इस अथॉरिटी को बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम है FSSAI। क्यों बनाया गया? ताकि हमारे भारत में जितना भी फूड आ रहा है वो सेफ तरीके से आए, उसका स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। ठीक है, नकली खाद्य पदार्थ आएंगे तो लोगों में बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र संस्था है। ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये संस्था खुद ही अपने सारे काम करती है। इसे पूरे भारत में फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने के लिए
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के तहत बनाया गया है। ठीक है, जब आप इसके अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। रोल एंड फंक्शंस ऑफ FSSAI, यानी कि FSSAI की क्या भूमिका है और क्या काम है। तो सबसे पहले जैसे नाम से ही समझ में आता है, फूड की सेफ्टी को बरकरार रखना ये इसका काम है, फूड के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना ये इसका काम है, क्योंकि ये इसके फुल फॉर्म में ही लिखा हुआ है। इट प्रोवाइड स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस ऑफ फूड सेफ्टी, यानी कि ये हमें फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड और गाइडलाइन के बारे में बताता है। क्या? FSSAI एंड स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज ग्रांट लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट। अब किसी को फूड का कोई बिजनेस करना है, ठीक है, तो उसको लाइसेंस होना चाहिए। वो फूड का व्यापार करने के लिए उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो लाइसेंस कौन देता है? लाइसेंस देता है आपका FSSAI, और जो राज्य लेवल पे फूड सेफ्टी अथॉरिटीज होती हैं, जिसको स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटीज कहते हैं, ये लाइसेंस प्रोवाइड करती है लोगों को, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है लोगों को, ताकि किसी को मैन्युफैक्चरिंग करना है किसी फूड आर्टिकल का, स्टोरेज करना है, सेल करना है, लेबलिंग करना है, फूड आर्टिकल से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करना है, तो उसके लिए जो लाइसेंस और सर्टिफिकेट दिया जाता है वो FSSAI और स्टेट फूड सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा दिया जाता है। यहाँ तक कि किन गाइडलाइंस को नजर रखते हुए आपको ये सारे काम करने हैं, तो वो सारी गाइडलाइंस भी FSSAI द्वारा ही दी जाती है। थर्ड काम होता है FSSAI की, इट कलेक्ट डाटा रिगार्डिंग कंटेमिनेशन इन फूड्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पूरे भारत में जहां पे भी फूड का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो अगर वहां पे फूड में कोई मिलावट हो रही है, कंटेमिनेशन का मतलब है मिलावट, कहीं पे भी फूड में कुछ कंटेमिनेशन हो रहा है, तो वहां का डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जिम्मेदारी भी FSSAI की होती है। ठीक है, देश के सभी हिस्सों से खाने की चीजों में मिलावट के बारे में डाटा इकट्ठा करना भी FSSAI का ही काम है। ठीक, ये इसके रोल्स और फंक्शंस हैं। अब जैसे मैंने आपको लाइसेंस के बारे में बताया कि किसी को फूड का कुछ भी बिजनेस करना है तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ऑल फूड बिजनेस इन इंडिया, इंडिया में जितने भी फूड बिजनेस है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जो सप्लीमेंट्स बनते हैं, फूड सप्लीमेंट्स बनते हैं, सबके पास FSSAI का लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। बिना लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के आपका व्यापार अवैध माना जाएगा। तो कैसा लाइसेंस, कैसा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए? अगर आपका एनुअल टर्नओवर यानी कि सालाना टर्नओवर 12 लाख रुपए तक का है, तो आपको सरकार द्वारा एक रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जिसका नाम है बेसिक रजिस्ट्रेशन। अगर आपका टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ तक का है, तो आपको स्टेट लाइसेंस दिया जाता है। अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है और आप इंटर स्टेट बिजनेस करते हैं, यानी कि विदेशों से भी बिजनेस करते हैं आप, तो आपको सेंट्रल लाइसेंस दिया जाता है। तो ये 3 तरह के लाइसेंस FSSAI द्वारा आपको दिए जाते हैं आपके टर्नओवर के बेसिस पे, है ना, कि आपका सालाना टर्नओवर कितना है, तो इतना आपको FSSAI में लिखना पड़ेगा। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया कि क्या है ये FSSAI, इसके फंक्शंस, इसका फुल फॉर्म, कब ये आया और क्या इसका लाइसेंस, क्या इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है? क्लियर एवरीवन, है ना? चलो, लास्ट हमारा है CDL। इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है। इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी। और ये आपको याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये भी पिछले साल के एक पेपर में पूछा गया है कि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कहाँ पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी सिचुएटेड है आपके कोलकाता में। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, पहला तो इसका फुल फॉर्म CDL का, ठीक है, दूसरा याद करना कि आपको कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड का मतलब है ये कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कोलकाता। दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अगर आपको कहीं कोलकाता लिखा मिल रहा है तो कोलकाता भी सही हो सकता है,
और कैलकाटा लिखा है तो कैलकाटा भी सही है, ये तो आप सबको ही पता होगा। ठीक है, तो CDL यानी कि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, इसके जो हेड होते हैं वो डायरेक्टर होते हैं, जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, या फिर आप इसको कैलकाटा भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह पे। ठीक है, क्या है CDL? इट इज द एनालिटिकल लेबोरेटरी। एनालिटिकल मतलब एनालिसिस होता है जहां पे, एनालिसिस मतलब परीक्षण, एनालिसिस मतलब परीक्षण, किन चीजों का परीक्षण? ड्रग्स का, कॉस्मेटिक्स का, जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंदर आती है। आप लोगों ने देखा होगा मार्केट में न्यू न्यू ड्रग्स आते हैं, न्यू न्यू कॉस्मेटिक्स आते हैं, तो उनकी जो टेस्टिंग होती है, जो एनालिसिस होती है, वो कहाँ पे की जाती है? वो इन्हीं लैब्स में की जाती है, जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरीज। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे शहरों में है ये, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मेन ब्रांच कहाँ है? तो मेन ब्रांच हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में, कलकत्ता। ठीक है, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी डायरेक्टर हेड करते हैं, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। यह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के तहत दवाओं और कॉस्मेटिक्स के लिए एनालिटिकल लेबोरेटरी है, जिसका एनालिसिस के बारे में फैसला कोर्ट में आखिरी होता है। ठीक है, अगर किसी ड्रग पे, किसी कॉस्मेटिक पे केस चल रहा है और इस लेबोरेटरी में सैंपल को भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए, तो ये लेबोरेटरी जो रिजल्ट देगी कोर्ट का, वही फैसला आखिरी फैसला होता है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? It takes up the analysis of samples of drugs and cosmetics sent by custom collectors and different codes. अब कस्टम कलेक्टर्स क्या होते हैं? जब हमारा कोई सैंपल या दवाई बाहर से आता है, ठीक है, तो कई सारी जगह पे चेक होता है, ठीक है, तो उसको कस्टम कलेक्टर या जो दवाई चेक करने वाले होते हैं, जैसे एयरपोर्ट पे चेकिंग होती है, शिप पे चेकिंग होती है, तो वहां पे किसी को भी अगर ड्रग के सैंपल्स मिलते हैं, कॉस्मेटिक के सैंपल मिलते हैं कस्टम कलेक्टर यानी कि चेक करने वाले लोगों के द्वारा, तो वो सीधा CDL सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज में भेजे जाते हैं टेस्टिंग के लिए। या कस्टम कलेक्टर और अलग अलग कोर्ट से भेजे गए दवाओं और कॉस्मेटिक्स के सैंपल का एनालिसिस करता है। दूसरा, it advises the central government, state government on the matters related to the analysis of drugs and cosmetics. दूसरा काम है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज का कि जो भी दवाओं और कॉस्मेटिक्स का एनालिसिस हो रहा है, उससे रिलेटेड जो भी जुड़े मामले हैं, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को सलाह देने का काम CDL का होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट मे टेक अप दी सैंपल्स फॉर एनालिसिस ऑन पेमेंट ऑफ नेसेसरी फी फॉर प्राइवेट पार्टीज, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एटसेट्रा। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो भी ड्रग्स आती हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स आती हैं, उसका जो टेस्टिंग एनालिसिस होता है वो इस लैब में होता है सरकार द्वारा। लेकिन अगर किसी प्राइवेट पार्टी यानी प्राइवेट कंपनी को टेस्टिंग कराना है अपने सैंपल का, किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन को अपने सैंपल का टेस्टिंग कराना है, तो फीस भरनी पड़ती है, पेमेंट करनी पड़ती है, और वहां पे उस ड्रग और कॉस्मेटिक का जो है सैंपल का एनालिसिस हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ CDL इज एंगेज्ड इन रिसर्च। जो भी न्यू रिसर्च होती है, जो भी न्यू ड्रग्स कॉस्मेटिक्स आते हैं, उसकी जो भी टेक्निक्स डेवलपमेंट होती है, उसके लिए भी CDL में एनालिसिस किया जाता है। यानी सरकार लेवल की इतनी बड़ी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है जहां पे हर एक ड्रग का, कॉस्मेटिक का टेस्टिंग किया जाता है। ठीक है, इतना आपको इस आंसर में लिखना है। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पूरी तरह से कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे और नोट्स पूछे गए हैं। तो नोट्स क्या है? गिव नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसको शॉर्ट में DTAB कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक वीडियो मैंने बना दी है, आज मैं डाल दूंगी। दूसरी है CPC। तीसरा पूछा गया है गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर और ड्रग इंस्पेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। चिंता मत करो, सारे नहीं पढ़ेंगे आज, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा, है ना। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा सकती हूँ पांचों, पर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसमें से 2 या 3 जितने हम पढ़ पाए उतने अभी हम पढ़ते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं DTAB से, यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से।
DTAB फुल फॉर्म याद रखना, 1 मार्क में इसमें काफी सारे फुल फॉर्म कभी भी कहीं से भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो DTAB यानी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, ड्रग के लिए टेक्निकल मैटर जो भी होता है ना, उससे रिलेटेड जितना पढ़ाया जा रहा है उतना लिखना है क्वेश्चन में। 2-3 स्लाइड अगर पढ़ाई जा रही है, 3 मार्क्स का है, तो 3 स्लाइड तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स है। आप अगर लिखोगे तो सिर्फ एक ही लैंग्वेज में आंसर लिखोगे, है ना, तो इतना तो आपको लिखना है कि 3 मार्क्स में आप 1.5 या 2 पेज भर सको, ठीक है। आपको वहां पे देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का आया है, 3 मार्क्स का आया है, 5 मार्क्स का आया है, 6 मार्क्स का आया है, ठीक है। चलो, कौन से चैप्टर से आया है? ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड आपका आया है चैप्टर नंबर 3, लास्ट पार्ट आप देखोगे रूल्स, तो उसमें आपको ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एडवाइजरी का मतलब होता है, एडवाइजरी जो वर्ड आया है कहां से आया है? एडवाइस से आया है। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, ठीक है। बोर्ड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, या सुना होगा ना आपने टीवी में कहते हैं बोर्ड मीटिंग है, तो बोर्ड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े मेंबर्स होते हैं, है ना। तो ऐसी सलाहकार कमेटी, ऐसी सलाहकार बोर्ड कमेटी या ऐसे सलाहकार मेंबर्स जो ड्रग के टेक्निकल इश्यूज पे एडवाइस देते हैं, है ना। ड्रग जो न्यू न्यू मार्केट में आती हैं या जो कंपनी ड्रग्स बनाती हैं, उससे रिलेटेड जो भी टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, उससे रिलेटेड एडवाइस देने के लिए जो मेंबर्स रहते हैं, उसकी जो कमेटी बनी रहती है उसको कहते हैं डीटीएबी। कौन बनाता है डीटीएबी? इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है ना। डीटीएबी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों बनाई जाती है? टू एडवाइज दी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन टेक्निकल मैटर्स, ताकि जो भी टेक्निकल मैटर्स हैं उससे रिलेटेड एडवाइस दे सके केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, इसलिए डीटीएबी का फॉर्मेशन किया गया है। डीटीएबी को केंद्र सरकार ने इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े टेक्निकल मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के लिए बनाया है, क्योंकि ड्रग्स हमारे ऑल ओवर इंडिया में जारी है, तो बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज अराइज हो सकते हैं, तो उन टेक्निकल इश्यूज पे सलाह कौन देगा, उसके लिए इस बोर्ड को बनाया गया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड को। मेनली इसमें रहते हैं 18 मेंबर। कितने मेंबर्स रहते हैं? 18 मेंबर्स रहते हैं, जो 3 कैटेगरीज में डिवाइड रहते हैं। पहली कैटेगरी है एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की, दूसरी कैटेगरी है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, तीसरी कैटेगरी है इलेक्टेड मेंबर्स की। नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में 5-5 मेंबर होते हैं, हो गए 10, बचे हुए 8 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में। एक्स ऑफिशियो मेंबर के सबसे पहले पर्सन जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं, जो कि होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। फिर आते हैं आपके ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, फिर आते हैं सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता में है, उसके डायरेक्टर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कसौली में है, उसके डायरेक्टर, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके डायरेक्टर, पीसीआई के प्रेसिडेंट यानी कि आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। और एक चीज आप याद रखना, जहां पे भी पीसीआई आएगा वहां पे एमसीआई जरूर आएगा, ठीक है। जहां पे भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर होगा, वही सेम मेंबर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी होगा, आगे भी आप देखना। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का भी प्रेसिडेंट होगा। इसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको शॉर्ट में सीडीआरआई कहते हैं, उसके डायरेक्टर होंगे। अब आप काउंट करो 8 हुए कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेंबर्स हो गए आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। इसको आप हिंदी में चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। चेयरमैन होते हैं आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज,
ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी जो कोलकाता में है उसके डायरेक्टर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कसौली में है उसके डायरेक्टर, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, पीसीआई के प्रेसिडेंट, एमसीआई के प्रेसिडेंट और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो लखनऊ में है उसके डायरेक्टर। ठीक है, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के बाद आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स में कितने पर्सन होते हैं? 1 2 3 4 5, 2 पर्सन नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे 5 पर्सन आएगा, एक स्लाइड मिसिंग है। ठीक है, तो कितने मेंबर्स होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स में? नॉमिनेटेड मेंबर्स में 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक पर्सन होता है कहाँ से? सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा अपॉइंट किया जाता है। 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होते हैं। अब ये गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होते हैं? मैंने आपको अभी पीछे जो लैब पढ़ाई, सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी, उस सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी में आपको मैंने पढ़ाया कि यहाँ पे क्या होता है? एनालिसिस होता है। एनालिसिस जो होता है सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में, वो एनालिसिस किसके द्वारा किया जाता है? वो एनालिसिस किया जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट द्वारा, जो कि आपका इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको लिखना है इसमें, वो आपको लिखना है कि गवर्नमेंट एनालिस्ट क्या होता है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का फंक्शन या नौकरी जो लगती है वो कहाँ पे लगती है? वो लगती है आपकी सीडीएल में, यानी कि सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कौन सा मेंबर? इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स में होते हैं आपके 5 मेंबर्स। यहाँ पे आते हैं आपके मेनली टीचर्स। ठीक है, यहाँ पे मेनली आपके आते हैं टीचर्स। एक टीचर होता है फार्मेसी का या फिर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का या फार्माकोग्नोसी का भी हो सकता है, जिसे चुना जाता है पीसीआई यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, यानी देखो अब यहाँ पे पीसीआई का एक टीचर आया तो एमसीआई का भी एक टीचर आएगा। मैंने पहले ही बताया, पीसीआई की अगर कोई भी चीज है तो वहां सेम टू सेम एमसीआई की भी एक चीज आएगी, यानी कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अगर एक टीचर चूज करा जाता है इलेक्टेड मेंबर्स में, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी एक टीचर जो मेडिसिन में जिसका क्वालिफिकेशन उसको चूज करा जाता है। फिर एक फार्माकोलॉजिस्ट को चूज किया जाता है आईसीएमआर द्वारा। एक पर्सन चूज किया जाता है सेंट्रल काउंसिल द्वारा। ठीक है, और एक पर्सन चूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में से। तो इस तरह से जो है डीटीएबी का कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है टोटल 18 मेंबर्स का। इतना आपको डीटीएबी के बारे में लिखना जरूरी है। सेम आपको ये चुने हुए सदस्य हिंदी में लिखा हुआ है कि चुने हुए सदस्य क्या होते हैं। तो फार्मेसी या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक टीचर होता है जिसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया चुनती है। उसी तरह से मेडिसिन या थेराप्यूटिक में एक टीचर होता है जिसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चुनती है। ठीक है, इसके बाद एक फार्माकोलॉजिस्ट चुना जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की सेंट्रल काउंसिलिंग द्वारा एक व्यक्ति चुना जाता है। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन द्वारा एक व्यक्ति चुना जाता है। तो टोटल यहाँ पे हो गए 5 मेंबर्स। इस तरह से जो है डीटीएबी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट नोट आपको बोला गया है सीपीसी के बारे में लिखने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। सीपीसी का फुल फॉर्म होता है कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। मैं इसको आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाती हूँ तो आपको अच्छे से याद होगा। सीपीसी, ठीक है, सीपीसी कमिटी, सी से आया कमिटी, फिर आया है फॉर द, पी से आया पर्पस, कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। कल हमने आईएईसी पढ़ा था, कल हमने आईएईसी के बारे में पढ़ा था, इंस्टीट्यूशनल एनिमल्स एथिक्स कमिटी। मैंने आपको बताया था
कि हर एक इंस्टीट्यूट में एनिमल्स के एथिक्स के लिए एक कमिटी होती है जहाँ पे स्मॉलर एनिमल्स इन्वॉल्व होते हैं, उस पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसका जो कंट्रोल एंड सुपरविजन देखने के लिए जो कमिटी होती है उसको IAEC कहते हैं। और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो है हर एक इंस्टीट्यूट में स्मॉलर लेवल पे होती है। जब यही काम बड़े लेवल पे किया जाता है, लार्ज एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो उसका जो जिम्मेदारी होती है वो CPC की होती है। कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म से जब आप समझने की कोशिश करोगे तो आप आंसर खुद ही लिख पाओगे। कमिटी, ऐसी कमिटी जिसका पर्पस क्या है कि एनिमल्स पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको सुपरवाइज किया जा सके, यानी कि देखरेख की जा सके। क्यों जरूरत है? एनिमल्स पे जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल या सुपरवाइज करने की क्या जरूरत है? होने तो एक्सपेरिमेंट्स एनिमल पे हो रहे हैं तो नहीं, इसको देखने की जरूरत इसलिए है ताकि किसी भी एनिमल को अननेसेसरी पेन ना हो, अननेसेसरी कोई हार्म ना हो, किसी एनिमल की कभी हमारी एक्सपेरिमेंट की वजह से जान ना जाए, इसके लिए CPC को बनाया गया है। सबको CPC का फुल फॉर्म समझ में आया? सभी को CPC का फुल फॉर्म समझ में आया कि CPC क्या है और IAEC क्या है? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि CPC क्या है और IAEC में क्या डिफरेंस है? जब CPC का फुल फॉर्म समझोगे उसके बाद IAEC के बारे में लिख पाओगे, ठीक है। CPC मतलब ऐसी कमेटी जो कि एनिमल्स के एक्सपेरिमेंट को कंट्रोल और सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पढ़ने की कोशिश करो, इसके लिए मैंने आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाया क्या होता है ये CPC। CPC फुल फॉर्म लिख लिया। कौन बनाता है इसको? सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा इसको बनाया जाता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, ताकि एनिमल्स पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको सुपरवाइज किया जा सके, उनकी देखरेख की जा सकती है, ठीक है। टू इंश्योर दैट एनिमल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू अननेसेसरी पेन, ये श्योरिटी देने के लिए कि एनिमल्स में कोई बेवजह दर्द ना पहुंचाए, उन्हें कोई बेवजह की पीड़ा ना पहुंचाए, है ना। सफरिंग का मतलब होता है पीड़ा, कोई भी एनिमल को बेवजह दर्द ना पहुंचाए, कोई भी एनिमल को बेवजह की पीड़ा ना दे, इसके लिए बनाया गया है, इसके लिए जो है बनाया गया है आपकी CPC को, ठीक है। CPC का मेन काम है जो भी एनिमल्स पे काम किया जा रहा है उसके कंट्रोल और सुपरवाइज करना। फुल फॉर्म अगर आपने याद कर लिया, ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद हो गया तो आप इसका आंसर बना के लिख पाओगे। हाँ अमित जी, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, चलते हैं पीछे, पर अभी आप ये वाला समझ लो, CPC बहुत इंपॉर्टेंट है। DTAB के मेंबर्स भी देख लेते, हो सकता है छूट गया हो, टोटल नहीं किया हमने, बीच में एक उसका कर लेंगे, लेकिन अभी आप इसको समझिए कि CPC क्या है। तो CPC एक तरह की कमिटी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। इसको हिंदी में हम पढ़ें तो जानवरों पर एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन के मकसद से बनी हुई एक कमिटी है। केंद्र सरकार ने जानवरों पर एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन के मकसद से कमेटी बनाई है। यह कमेटी यह पक्का करती है कि यह सारे जरूरी कदम उठाए जाएंगे कि जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने से पहले, उसके दौरान या उसके बाद उन्हें किसी भी तरह का बेवजह दर्द या तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। जो भी एनिमल्स आप यूज कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट के पहले, एक्सपेरिमेंट के दौरान, एक्सपेरिमेंट के बाद, उनको बेवजह ना दर्द होना चाहिए ना पीड़ा होनी चाहिए, ये सब देखने की जिम्मेदारी आपकी CPC की है, ठीक है। अब CPC जो है पुराना नाम है, अब जो है ना CPC का नाम 2023 में बदल दिया गया था। सरकार को लग रहा था कि CPC नाम बहुत बड़ा है तो उन्होंने उसको CCE कर दिया। क्या कर दिया? सिर्फ P हटा दिया, है ना। पहले CPC था तो सरकार ने 2023 में सिंपल कर दिया उसका नाम, एक P हटा दिया तो सोचा इजी हो जाएगा। ये भी पिछले साल के 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है कि CPC का नाम बदल के क्या किया गया, तो CCE क्या है? P हटा दिया गया है
पी हटा दिया गया तो फुल फॉर्म क्या हो गया है? फुल फॉर्म हो गया है कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। पर्पस जो था फुल फॉर्म में उसको हटा दिया गया। सीपीसी सीसी का पुराना नाम है, जिसका मतलब है जानवरों पर एक्सपेरिमेंट के कंट्रोल और सुपरविजन के लिए बनी एक कमेटी। इस नाम को आसान बनाने के लिए 2023 में इसका नाम बदला गया था। चाहती तो मैं एक स्लाइड हटा सकती थी, पर इसमें 1 मार्क क्वेश्चन बनता है कि सीपीसी का नाम बदल के क्या रखा गया है, इसके लिए मैंने स्लाइड को ऐड किया है। सीपीसी के मेन फंक्शंस क्या हैं? पहला, जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है, एस्टैब्लिशमेंट्स में आता है आपके कॉलेजेस, आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, जहां पे भी एनिमल्स यूज हो रहे हैं, उन सभी एस्टैब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वो सारे एस्टैब्लिशमेंट जो कि एनिमल्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एनिमल्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं, ब्रीडिंग मतलब अपने पास एनिमल्स को पाल रहे हैं। कई सारे लोग होते हैं ना जो पाल एनिमल्स को अपने पास पालते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्रीडिंग। तो कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन या एस्टैब्लिशमेंट है जो एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या एनिमल्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है सीपीसी में। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो गैर कानूनी माना जाए। ठीक है। आपके कॉलेजेस में एनिमल हाउस आपने देखे होंगे, तो उन एनिमल हाउस को अप्रूवल देने का काम सीपीसी द्वारा होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है, उसी तरह से कॉलेजेस में सीपीसी का इंस्पेक्शन होता है, जहाँ पे एम फार्मा वगैरह होता है, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, रैट माइस रखे जाते हैं, तो सीपीसी द्वारा इंस्पेक्शन होता है। एनिमल हाउस की सारी फैसिलिटीज देखी जाती है कि प्रॉपर केज वगैरह है कि नहीं, पिंजरा है कि नहीं, एनिमल्स को आप प्रॉपर उनका फूड दे रहे हो कि नहीं, पानी दे रहे हो कि नहीं। अगर किसी लैब में गए होगे तो आपने देखा होगा रैट माइस को पिंजरे में रखा जाता है, ऐसे पिंजरे में जिसमें वो इजीली मूव कर पाए। पानी की बोतल लगी रहती है उस पिंजरे में, जिससे वो आसानी से पानी पी पाए। ठीक है। तो ये सारी एनिमल हाउस की फैसिलिटीज देखने के बाद अप्रूवल जो दिया जाता है वो सीपीसी द्वारा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट फंक्शन आता है सीपीसी का, परमिशन फॉर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्विंग यूज ऑफ एनिमल्स। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसमें आप एनिमल्स को यूज कर रहे हो, तो उसके लिए जो परमिशन दी जाती है वो सीपीसी द्वारा दी जाती है। ठीक है। रिकमेंडेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ एनिमल्स फॉर यूज इन एक्सपेरिमेंट्स। कई बार ऐसे होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने के लिए एनिमल नहीं होते, हमें इम्पोर्ट कराना पड़ता है, तो उसके लिए जो भी सलाह रहती है, जो भी रिकमेंडेशन रहता है, वो सीपीसी द्वारा दिया जाता है। कोई भी स्टैब्लिशमेंट अगर कोई गैर कानूनी चीज करती है, वायलेशन करती है, किसी कानून को तोड़ती है, तो उस स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ एक्शन भी सीपीसी द्वारा लिया जाता है। तो ये सारे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं सीपीसी के, मुख्य काम है। जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करने या इसके मकसद के लिए जानवरों की ब्रीडिंग करने वाली जगहों का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। एनिमल हाउस की फैसिलिटीज को मंजूरी देना सीपीसी का काम है। जो भी जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, उसके लिए जो इजाजत दी जाती है, अप्रूवल दी जाती है, वो सीपीसी द्वारा दिया जाता है। एक्सपेरिमेंट में जो भी एनिमल्स यूज होते हैं इंपोर्ट के दौरान, उसके लिए सिफारिश या सलाह दी जाती है, वो सीपीसी द्वारा जाती है। किसी भी कानूनी नियम या शर्त का उल्लंघन अगर हो रहा है, तो उसके लिए कार्रवाई भी सीपीसी द्वारा तगड़ी करी जाती है, क्योंकि इनका मेन काम है कि एनिमल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, है ना। एनिमल्स को अगर नुकसान पहुंचता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाती है।